हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक एवं मानवीय संकट का सामना कर रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अपने इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस के सामने आ खड़ा हुआ है। तो हम आज इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान का इकोनॉमिकल क्राइसिस कितना गहरा है और पाकिस्तान इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकल पाएगा या फिर पाकिस्तान दूसरा श्रीलंका बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार पाकिस्तान की कुल जीडीपी साल 2022 में $292 बिलियन रहने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान की ये जीडीपी 2024 तक बढ़कर $310 बिलियन तक पहुंच सकती है। और अगर बात करें फॉरेक्स रिजर्व की, तो पाकिस्तान के पास में फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर केवल $9.1 बिलियन बचा हुआ है। वहीं अगर इसकी कंपेयर हम भारत से करें तो भारत के रिजर्व बैंक में फॉरेक्स रिजर्व के नाम पर लगभग $570 बिलियन के एसेट्स रखे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से लगभग 2 गुना है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के पास विदेशों से आयात करने के लिए केवल 1 महीने का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के बैंक फॉरेन करेंसी बचाने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया भी काफी हद तक नीचे गिर गया है। पाकिस्तान के रुपये की कीमत जहां साल 2018 में 121 रुपए पर डॉलर हुआ करती थी, आज 2022 में उसी पीकेआर की कीमत लगभग 239 रुपए पर डॉलर तक गिर चुकी है, जिसके कारण से पाकिस्तान को कोई भी चीज इंपोर्ट करने में काफी महंगी पड़ रही है। हाल ही में पाकिस्तान से एक खबर आई थी कि पाकिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो चाय कम पिएं। इसके पीछे भी यही वजह थी कि पाकिस्तान विदेशों से चाय का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि साल 2019 से पहले पाकिस्तान अपनी जरूरत की सारी चाय हिंदुस्तान से ही इंपोर्ट करता था, जिसके लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को $300 मिलियन पे करता था। लेकिन साल 2019 में भारत सरकार के कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ लगभग सभी रिश्ते समाप्त कर दिए थे, जिसके बाद से हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं हो रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान सरकार ने अपनी जरूरत की चाय कुछ अफ्रीकी देशों से मंगानी शुरू कर दी थी, जिसके लिए पाकिस्तान को डबल कीमत पे करनी पड़ रही है। जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान को चाय के लिए लगभग $300 मिलियन पे करता था, वहीं आज के समय अपनी जरूरत की चाय मंगाने के लिए पाकिस्तान अफ्रीकी देशों को $600 मिलियन पे कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि पाकिस्तान चाय के इंपोर्ट पर तो रोक लगा सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रूड ऑयल पर भी रोक लगा सकता है? अब पाकिस्तान के सामने समस्या ये खड़ी है कि पाकिस्तान का रुपया बहुत नीचे गिर चुका है और क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान विदेशों से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा है। और इस समय तो कोई भी देश पाकिस्तान को उधार तेल नहीं देना चाहता और सभी तेल कंपनियां पाकिस्तान से नकदी की मांग कर रही हैं। और इस समस्या में तो पाकिस्तान का हमदर्द चीन भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता। यहां मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि श्रीलंका का सबसे बड़ा हमदर्द भी चीन ही हुआ करता था, लेकिन इस समय श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और चीन चुपचाप बैठा देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशी की बात यह है कि चीन पाकिस्तान के साथ में अभी भी खड़ा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही चीन ने पाकिस्तान को $3.5 बिलियन का नया उधार दिया है, और जो पिछले लोन की किस्तें पाकिस्तान पर थी वो भी चीन ने डिले कर दी है। चीन के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कुछ नए लोन दिए हैं, जिस वजह से पाकिस्तान कुछ और समय तक सरवाइव कर पाएगा। पाकिस्तान में मौजूद रिफाइनरी भी फंड ना होने की वजह से लगभग बंद होने की कगार पर आ पहुंची हैं। दुनिया भर में डूबती हुई अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब भी कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा होता है या इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रहा होता है, तो वो IMF के पास जाता है। IMF उसको लोन देता है, जिससे वो सरवाइव कर पाता है। साल 1991 में आई मंदी के दौरान भारत ने भी IMF से बेल आउट पैकेज लिया था, जिसके बाद से अभी तक भारत ने बेल आउट पैकेज नहीं लिया है।
ये बेल आउट पैकेज एक तरह का कर्ज ही होता है जो कि एक सॉफ्ट लोन की तरह काम करता है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान ने IMF से अब तक 13 बार लोन ले चुका है। और वहीं कंपेयर करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने साल 1988 से अब तक 7 बार लोन लिया है, जबकि 8वीं बार लोन लेने के लिए श्रीलंका ने अपनी रिक्वेस्ट IMF में डाली हुई है। हालांकि IMF ने श्रीलंका की रिक्वेस्ट को अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। इस समय श्रीलंका और पाकिस्तान पर लगभग बराबर ही कर्ज है, लेकिन श्रीलंका दिवालिया हो चुका है जबकि पाकिस्तान अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान के पास $9 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व अभी बचा हुआ है, जबकि श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व के नाम पे केवल $1.9 बिलियन ही बचा था, जिस कारण से श्रीलंका ना तो कोई सामान इंपोर्ट कर पा रहा है और ना ही विदेशों से लिए हुए लोन की किस्तें जमा कर पा रहा है, जिस कारण से श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। कुछ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगले साल दिसंबर तक दिवालिया हो सकता है, लेकिन यह प्रॉब्लम सिर्फ श्रीलंका या पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। इस समस्या को लगभग पूरा साउथ एशिया रीजन ही फेस कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव शामिल हैं। बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव भी एक इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में इकोनॉमिकल क्राइसिस अभी शुरुआती दौर में है, जबकि नेपाल में इकोनॉमिकल क्राइसिस काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, इन सब देशों में चीन का अहम रोल रहा है और आज ये सभी देश अपने अपने तौर पर इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूं काफी कुछ जानने को मिला होगा। आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो सवाल है कि भारत की कुल GDP इस समय क्या है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए $2.5 ट्रिलियन, ऑप्शन बी $2.8 ट्रिलियन, ऑप्शन सी $3.0 ट्रिलियन या फिर ऑप्शन डी $3.3 ट्रिलियन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।